नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। पिछले 24 घंटे से पूरे देश में केवल नरेंद्र मोदी जी के एक भाषण की चर्चा है, लेकिन आज हम केवल उस भाषण की चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि उस भाषण को लेकर दिग्विजय सिंह जी ने जो फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर लिखा है, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। आप जानते हैं, इसके पहले कांग्रेस के एक नेता मणिशंकर अय्यर ने अंग्रेजी में कुछ बयान दिया था, जिसका हिंदी अर्थ था कि नरेंद्र मोदी को उन्होंने नीच लिखा था। उसके बाद पूरी भारतीय जनता पार्टी पिल गई। भारतीय जनता पार्टी का कहना था कि नरेंद्र मोदी चूंकि ओबीसी से आते हैं, इसलिए उन्हें नीच कहा जा रहा है, उनके समाज को गाली दी जा रही है, और पूरे देश में एक ऐसा माहौल बनाया गया कि नरेंद्र मोदी को जातिगत पारिवारिक गालियां दी जा रही हैं। लेकिन कल दिग्विजय सिंह जी ने जो लिखा है अपने फेसबुक पर, वो मैं आपको दिखाता हूं। आप जरा स्क्रीन पर देखिए। ये मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने नरेंद्र मोदी जी के उस भाषण को, जो बांसवाड़ा में उन्होंने दिया है, जिस पर उन्होंने मनमोहन सिंह जी के एक बयान का हवाला देते हुए जो कुछ कहा है, जिसको लेकर विवाद चल रहा है, उस पूरे वीडियो को पोस्ट करते हुए जो लिखा है दिग्विजय सिंह जी ने, दिग्विजय सिंह का वो मैं पढ़ के बताता हूँ। उन्होंने मोहन भागवत जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चीफ मोहन भागवत जी को एड्रेस किया है और कहा है कि मोहन भागवत जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या इस प्रकार का झूठा भाषण देश के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को शोभा देता है? क्या माननीय चुनाव आयोग यह भाषण आचार संहिता के उल्लंघन की श्रेणी में नहीं आता? क्या इस तरह का भाषण आईपीसी की धारा 153A के तहत अपराध नहीं है? उसके बाद दिग्विजय सिंह ने जो अंतिम लाइन लिखी है, वो निश्चित तौर पर चर्चा का विषय बनती जा रही है और मैं भी आज उसी पर चर्चा करूंगा। उन्हें लिखा कि इस भाषण को सुनकर बताइए, ये मोहन भागवत जी को दिग्विजय सिंह लिख रहे हैं कि इस भाषण को, जो उन्होंने वीडियो पोस्ट किया है, इस भाषण को सुनकर बताइए, इस आदमी से ज़्यादा, यानी कि प्रधानमंत्री से ज़्यादा बेशर्म आदमी आपने देखा है क्या? ये दिग्विजय सिंह जी ने कहा। यानी उन्होंने सीधा सीधा सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री को एक तरह से बेशर्म कह दिया है कि ये बड़ा बेशर्म टाइप का आदमी है। क्या दिग्विजय सिंह जी को, देश के प्रधानमंत्री को बेशर्म कहना चाहिए? इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार अरुण दीक्षित जी हमारे साथ हैं। मैं समझता हूं कि बाकी शब्दों का उपयोग कर लीजिए, अपनी आपत्ति कर दीजिए, चुनाव आयोग को शिकायत कर दीजिए, आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को इस तरह का बेशर्म शब्द लिखना, मुझे लगता है कि फिर से वही कहानी दोहराई जाएगी जो मणिशंकर अय्यर के समय भारतीय जनता पार्टी ने दोहराई थी और देश भर में एक माहौल बना दिया था कि प्रधानमंत्री को जातिगत गाली दी जा रही है। अरुण जी, आपका स्वागत है। आपने देखा दिग्विजय सिंह जी हालांकि अपने खरी खरी कहने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन लगता है कि आज उन्होंने सीमा थोड़ा पार कर दी, ज़्यादा गुस्से में है। उन्होंने तो मोहन भागवत को वीडियो भेजते हुए ये कहा है कि इस वीडियो को सुनिए और बताइए कि इससे बेशर्म आदमी आपने देखा है क्या? नहीं, दिग्विजय सिंह ने कोई सीमा पार नहीं की है। मुझे ऐसा लगता है पूरी दुनिया देख रही है। आप बताइए, मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री के तौर पर यह कहा था, जैसे हम सब कहते हैं, कहा जाता है कि जो कमजोर हैं, जो पिछड़े हैं, जो गरीब हैं, उनका सबसे पहले हक बनता है। उन्होंने भी कहा था कि पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और मुसलमानों का ये शब्द आया था। तो संसाधनों पर हक की बात हुई थी, संपत्ति पर नहीं। भाई नौकरी उन्हें मिले जो कमजोर। पूरी जब से आज़ाद हुआ है देश, पहले दिन से एजेंडा क्या है कि गरीब कल्याण, और गरीब कल्याण में जो जाति का विभाजन आज हो रहा है, इससे पहले नहीं हुआ था। नरेंद्र मोदी की एक आदत है कि वो खुद को गाली देते हैं और कहते हैं कि आपने दी। उनके भाषण सुन लीजिए। दिग्विजय सिंह ने जो कहा है, आपको बेशरम शब्द बुरा लग सकता है, लेकिन जो बेशरम है उसको क्या कहोगे आप? जिसको झूठ बोलने में, देश का प्रधानमंत्री जो दुनिया का बड़ा नेता है, जो खुद को स्वयं भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा नेता, उसके भक्त, उसकी जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज बता रही हैं, वो आदमी अगर झूठ बोल रहा है और खुद को प्रताड़ित बता रहा है, तो इसको क्या कहोगे? दुनिया जानती। वो अरुण जी, वो प्रधानमंत्री जी हैं जिनको देश के 100 करोड़ जनता ने चुना है। 100 करोड़ तो वोटर हैं। 100 करोड़ ने नहीं चुना है। 100 करोड़ अब मैं कहता हूं चलिए 50 करोड़ ने चुना है। 50 करोड़ ने भी नहीं। बीजेपी का वोट परसेंट काफी नीचे है, ऐसा नहीं है। जो वोट परसेंट है वो 50 करोड़ 100 करोड़ नहीं, मतलब जो चीज। अच्छा, आप बता दीजिए कितने करोड़ लोगों ने चुना है? मेरे पास आंकड़ा नहीं है मेरा। मैं ये कह रहा हूं कि 40 करोड़ ने चुना है, 35 करोड़ ने चुना। 35 करोड़ लोगों से निर्वाचित व्यक्ति को
ये बेशर्म कहने का अधिकार ना आपको है ना दिग्विजय सिंह जी को है, नहीं, मैं तो कह ही नहीं रहा हूं, लेकिन मेरा ये भी कहना है, लेकिन आप उसको जस्टिफाई तो कर रहे हैं। मैं इसलिए कर रहा हूं कि अगर वो आदमी जिस पर करोड़ों लोगों की उम्मीद टिकी है, जो देश का मुखिया है, जिस भारत की संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था की दुनिया में चर्चा होती है, उस देश का प्रधानमंत्री अगर खड़े होकर मंच पर महिलाओं के लिए असभ्य शब्दों का इस्तेमाल करे, प्रधानमंत्री के भाषण का गलत उल्लेख करे, अगर वो सरेआम झूठ बोल रहा है और लगातार बोल रहा है, किसी ने कुछ नहीं कहा, जो कहा गया उसको उल्टा कर रहा है, तो वो बेशर्म नहीं कहा है तो क्या है, झूठा है, बेशर्म है वो आदमी जो गलत बोले। मैं अगर गलत, देश का प्रधानमंत्री एक सम्मानित पद है और हम सबके द्वारा निर्वाचित है। आपको यदि उनकी किसी बात से कोई आपत्ति है तो आप कानून के अनुसार बात करिए, आप चुनाव आयोग में शिकायत करिए, चुनाव आयोग नहीं सुन रहा है तो आप कोर्ट जाइए, आप पब्लिक के बीच में जाइए। लेकिन एक प्रधानमंत्री ने को आपको यदि याद हो, मणिशंकर अय्यर ने एक शब्द बोला था, हालांकि बाद में उन्होंने सफाई दी कि उनकी हिंदी अच्छी नहीं है, नीच शब्द उसका जो अर्थ था, और उसके पूरे देश भर में कांग्रेस का नुकसान हुआ उससे। अर्थ नहीं था वो शब्द, उन्होंने बोला था कि बहुत ही नीच आदमी है, हिंदी में ही बोला था। लेकिन मैं दूसरी बात आपसे कहता हूं, आपने कहा ठीक है कि एक देश के प्रधानमंत्री हैं, पर आप जनता से और दूसरे लोगों से उम्मीद कर रहे हो, प्रधानमंत्री से उम्मीद नहीं कर रहे हो कि जो पद की गरिमा है। और कांग्रेसियों को छोड़ दो, आप अटल बिहारी वाजपेयी का ही अनुसरण कर लो, भाषा की शालीनता रखो। आपको मौका मिला, आप देश के प्रधानमंत्री, हम सब आपका सम्मान करते हैं। हमने 1998 में मध्य प्रदेश में नरेंद्र मोदी जी को आमने सामने देखा है, ऐसे ही बैठ के बात की है। तो जब भाषा की शालीनता नहीं रहेगी, तथ्यों को गलत ढंग से पेश किया जाएगा, और कोई नहीं, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, भारत का प्रधानमंत्री है, तो फिर एक बात बताओ, झूठ बोलने वाले को आप क्या कहोगे? तो ये सारी आप बताओ, झूठ बोलने वाले को आप क्या कहोगे? जो बेशर्मी से जो तथ्य पेश करे उसको आप क्या कहोगे, ये बताओ? जो है तो वही रहेगा प्रधानमंत्री पद। ये इसके लिए विधानसभा ने भी नियम बनाए हैं। विधानसभा के कह रहा है कि आप झूठ नहीं कह सकते, उसको आप असत्य कहिए, असत्य शब्द। तो भैया, असत्य और झूठ वो विधानसभा के भीतर है। मंच से जो प्रधानमंत्री बोलते हैं, उन्होंने जो बोला है, उन्होंने अपनी जात बताई, उन्होंने कहा मुझे गाली दी जा रही है, उन्होंने कहा मुझे माँ की गाली दी, उन्होंने कहा कि मुझे मेरे पिता को गाली दी। अब एक तथ्य पूरा देश जानता है, 2014 में चाय वाला चाय की दुकान, जिस वक्त वो चाय बेचने की बात कर रहे थे तो वहां बड़नगर में रेलवे स्टेशन नहीं था, रिकॉर्ड पर रेलवे कह चुका है। जिस उम्र की बात कर रहे हैं वहां चाय की दुकान थी नहीं। तो अब क्या कहोगे आप भाई? ये आरटीआई के जरिए रेलवे ने कहा कि वड़नगर में तब दुकान नहीं थी, चाय रेलवे स्टेशन ही नहीं था। तो इन तथ्यों को जब आप कहोगे, झूठ की चीज, अब प्रधानमंत्री ने कई बार कहा, उन्होंने कहा मैंने 35 साल भीख मांग के खाया है। जिस वक्त देश में इंटरनेट नहीं था उस वक्त वो अपने पास इंटरनेट होने की बात कहते हैं। तो जो बातें रिकॉर्ड पर है, कैमरे पे कही गई हैं, हमने नहीं कही हैं, दुनिया ने देखी हैं। अब इसको क्या कहोगे आप बताओ? मैं आपसे ही पूछता हूं कि लगातार जो आदमी, मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है, अरुण जी क्षमा चाहता हूं मैंने आपको रोका। मेरा बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आपको नहीं लगता कि इससे और उल्टा चला जाएगा? दिग्विजय सिंह जी ने किस उद्देश्य से लिखा मुझे नहीं पता है, लेकिन यदि मोदी जी अपने अगले भाषणों में ये कहे कि मुझे गाली दी जा रही है, मुझे बेशर्म कहा जा रहा है, तो ऐसा नहीं हो सिंपैथी हो जाए और कांग्रेस फायदे को जाए और नुकसान में चली जाए? क्या जरूरी है इस तरह के शब्दों का उपयोग करना राजनीति में? देखिए, आपने जो कहा मैं उसको बताता हूँ, परिस्थितियां अलग हैं। 10 साल पहले जब कहा गया था, या 19 के पहले कहा गया था, तब लोगों को प्रधानमंत्री की असलियत नहीं मालूम थी। आज देश में भले ही गोदी मीडिया नहीं कुछ कर रहा है, लेकिन आप जैसे लोग सवाल उठाते हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो अब प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं ये सब जानते हैं। प्रधानमंत्री तथ्यों को अपना अलग तोड़ मड़ोड़ के पेश करते हैं, ये भी सब जानते हैं। क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का भाषण रिकॉर्ड पर है जिसको वो पेश कर रहे हैं। और तो और वो जो उन्होंने कहा, कम से कम भारत के प्रधानमंत्री को इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए थी, नहीं बोलनी चाहिए थी। आप सबके प्रधानमंत्री हो, देश ने चुन लिया, सब आपके साथ हैं। कोई बात नहीं है कि आप मणिपुर पर बात नहीं करते, आप लद्दाख पर बात नहीं करते, आप बहुत गंभीर मुद्दों पर बात नहीं करते, आप मीडिया से बात नहीं करते, एक तरफा मन की बात करते हैं, ठीक है। लेकिन वो तथ्य जो संसद के रिकॉर्ड में हैं, उनको तोड़ मोड़ के कोई और नहीं पेश कर रहा है।
कोई भाजपा का प्रवक्ता नहीं कर रहा है, जो और दूसरी पार्टियों से आए हुए बीजेपी में जो प्रवक्ता हैं वो सर केवल खड़े हो जाते हैं, कुछ भी बोलते हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं, आज बीजेपी की अगुवाई आपके पास है, देश की अगुवाई आपके पास है, तो उन बच्चों पे क्या असर पड़ेगा जो रिकॉर्ड में कुछ और देख रहे हैं। और दूसरी चीज रविंद्र जी, आप और हम जानते हैं, जब शुरुआत के जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे तब वो अविवाहित थे, हलफनामे पर अविवाहित थे। बाद में जब दिग्विजय सिंह ने मुद्दा उठाया था तब उन्होंने माना कि वो विवाहित थे। लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार उन्होंने कभी अपने आप को अविवाहित नहीं लिखा, उस कॉलम को वो खाली छोड़ देते थे। अगर आपने टिक नहीं किया तो क्या है अविवाहित, मतलब आपने उसमें, अगर आप विवाहित नहीं हैं, ना अविवाहित लिखते थे ना विवाहित लिखते थे, छोड़ देते थे वो। यही तो बात है। ऐसा कैसे हो सकता है? यही एक झूठ हो गया, ये गलत तथ्य हो गया। क्या भाई आप या तो विवाहित हो गए या अविवाहित हो गए। आप ऐसा कैसे हो सकता है कि आप ना विवाहित हैं ना अविवाहित हैं, फिर क्या है आप? ये भी सवाल बड़ा है ना। और फिर उसके बाद उन्होंने माना। तो जो व्यक्ति पहले दिन से झूठ बोल रहा है, असत्य जानकारी, गलत जानकारी, झूठ छोड़ देते हैं, असंसदीय हो गया, असत्य तथ्य दे रहा है, तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहा है, उसको हम और आप क्या कहेंगे? देखिए अरुण जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी पूरे विपक्ष को अपने उसमें फंसाने के जाल में फंसाने के प्रयास में हैं। उन्होंने तमाम सारे मुद्दों को से ध्यान ही हटा दिया। अब आप बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे, आप बात कर रहे हैं मनमोहन सिंह जी की स्पीच की, आप बात कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम की। एक तरह से उन्होंने चुनाव की दिशा नहीं बदल दी। आपको नहीं लगता है कि दिशा बदल गई? अब तमाम सारे जो ज्वलंत मुद्दे थे जिन्हें लेकर लोग जो है गुस्से में थे, जिसकी वजह से पहले चरण का मतदान 6 से 8% कम हुआ कई राज्यों में, प्रधानमंत्री ने अपने 2 भाषण से ही, एक मनमोहन सिंह जी का लिया और दूसरा उन्होंने मंगलसूत्र, 2 भाषण से ही पूरे चुनाव की दिशा बदल दी। और अब सारा के सारा मीडिया जो उनका विरोधी मीडिया है, गोदी में कुछ भी मान लें आप, वो सबके सब उधर दौड़ गया। वो सारे मुद्दों से ध्यान हट गया आपका। अब बेरोजगारी की बात नहीं, अग्निवीर की बात नहीं, चीन की बात नहीं, अब बात हो रही है मंगलसूत्र की, बात हो रही है मुसलमानों को संसाधनों देने की। ये बात नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, दूसरे नहीं कर रहे हैं। ये जानबूझ के नरेंद्र मोदी ने घुमाया है। जो असत्य, आपके हिसाब से झूठ नहीं, असत्य, जो असत्य उन्होंने मनमोहन सिंह के भाषण को लेकर दिया, जो असत्य, भाई कांग्रेस के घोषणा पत्र को आपने भी देखा, हमने भी देखा है, उसमें मंगलसूत्र कहाँ से आ गया? ये नरेंद्र मोदी की अपनी व्याख्या है कि जब वो घिरते हैं तब वो कहते हैं मुझे मारा, मुझे गाली दी, मेरी माँ को गाली दी, मेरी माँ। ये जो उनका है कि खुद को विक्टिम बना के, अब जनता झांसे में नहीं आने वाली। 10 साल पहले की परिस्थिति और थी। अब लोगों ने, आप और हम ना करें, लेकिन सोशल मीडिया पे ऐसे हजारों वीडियो पड़े हुए हैं जो मोदी जी जो कह रहे हैं और जो बाद में मोदी जी ने खुद को झूठा साबित किया है। हमने, आपने नहीं किया है। वो प्रमाण ना हम लाए ना आप लाए हैं। देखिए, सबसे पहला बड़ा झूठ था कि विवाह को लेकर के, अगर आपने कहा कि उन्होंने कॉलम खाली छोड़ दिया, क्या ये संभव है कि आदमी ना विवाहित है ना अविवाहित है? ये बड़ा झूठ था। वो कब पकड़ा गया? जब कांग्रेस ने मुद्दा उठाया। मैं कांग्रेस के साथ नहीं हूं और ना मैं बीजेपी के खिलाफ हूं। मेरा ये कहना है कि जो सच है उस सच को रखूं। नरेंद्र मोदी से बड़ी उम्मीदें थी। ये माना गया था कि एक आदमी आया जिसके आगे पीछे कुछ नहीं है, वो देश के लिए कुछ करेगा। उसने देश के लिए क्या किया? 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पिला दिया। देश के बड़े बड़े संसाधन जो हैं कहाँ जा रहे हैं आप भी जानते हैं। ये मंच उसके लिए नहीं है। तो लगातार तथ्यों को गलत ढंग से देखे, और अगर इतना ही है तो एक बार मीडिया के सामने आ जाइए, भले ही गोदी मीडिया बुला लीजिए, आप उसके साथ बात कर लीजिए। क्योंकि भाई जो चीजें आप कह रहे हो, मान लीजिए उन्होंने कहा मेरी माँ को गाली दी, अपनी जात बताई, ये सब चीजें किसी और ने नहीं की, ये खुद नरेंद्र मोदी ने की थी। हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है अरुण जी। सवाल ये है कि चुनाव के 7 चरण होने हैं। पहले चरण में मतदान कम क्या हुआ, नेताओं की भाषा बदल गई। खासकर बीजेपी के जो स्टार प्रचारक हैं उन्होंने डाइवर्ट करने की कोशिश की है। 7वें चरण आते आते क्या ये पूरा गाली गलौज पे उतर आएगा? चुनाव का स्तर कहाँ जा रहा है, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं। अब आपने वही सवाल पूछा जिसकी बात हम पहले सवाल से कर रहे हैं। चुनाव के स्तर को, चुनाव के तौर तरीकों को किसने गिराया, कौन नीचे ले गया, ये पूरा देश, पूरी दुनिया देख रही है। देखिए, चुनाव के दौरान, मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस दूध की धुली है, लेकिन चुनाव के दौरान जिस तरह उसके अकाउंट फ्रीज किए गए, चुनाव के दौरान जैसे दूसरे दलों को परेशान किया गया,
चुनाव के दौरान जो जो चीजें सामने लाई गई, और मीडिया एक तरफा चल रहा है। यहां सबसे बड़ी समस्या क्या है कि पहले दौर में मतदान कम हुआ। मैंने भी बात की, जहां जहां है उत्तर प्रदेश में लोगों को जानता हूं, उत्तराखंड में जानता हूं, सब तरफ से ये जो 400 पार का नारा है ये गड़बड़ाता दिखा। क्यों? क्योंकि एक बात समझ लीजिए, आप लोगों को एक बार मूर्ख बना सकते हैं, 2 बार मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन हमेशा मूर्ख नहीं बना सकते। पुलवामा पर आज तक जवाब नहीं आया है कि आरडीएक्स कहाँ से आया। बाकी सब बातें हो गई। लद्दाख के लोग, लाखों लोग परेशान हैं और महीनों से आंदोलन कर रहे हैं। जो वादे इन्होंने किए थे उन पर बात नहीं की जा रही है। ये पूरा देश देख रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रहा है, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए और विभिन्न प्लेटफॉर्म पे लगातार उठ रहा है। तो अगर आप चलें, किसने कहा और कौन से बयान पर आप देखें कौन नीचे लाया है। भाषा देखिए, प्रधानमंत्री पिछले विधानसभा चुनाव में बंगाल में ममता को लेकर के किस तरह की बात कर रहे थे। प्रधानमंत्री कैसे कहते हैं कि एक राष्ट्रीय विधवा 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, ये शब्द कोई और नहीं लाया था। पतन कहां से शुरू हुआ है? जो शीर्ष पर हैं और जिसका दुख, मतलब संघ को चिट्ठी अगर दिग्विजय सिंह ने लिखी है तो यही मान के लिखी है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सामाजिक समरसता, वो सबको भारत का नागरिक मानता है, सबके साथ बराबरी की बात करता है, मुसलमानों के बीच में भी काम कर रहा है। तो अब किससे ये बात कही जाए कि संसाधनों पर सबका हक है, उसको संपत्ति बदल दिया। देश में जो संसाधन है उन्हीं से हम और आप पल रहे हैं ना, हर नागरिक पल रहा है। भाई ये है कि कुछ अडानी अंबानी हो गए जो बहुत ले गए, अब कुछ 5 किलो अनाज पर है, पल तो सब रहे हैं। उनमें अगर एक प्रधानमंत्री कहता है तो उसको आप मुसलमान पे ले आते हैं, फिर आप कहते हैं कि आपकी संपत्ति लेके मंगलसूत्र तक चला जाएगा। प्रधानमंत्री हो आप इस देश के, 140 करोड़ के प्रतिनिधि हो, आप वो बात कैसे करते हो जो एक पार्षद की भी नहीं है। एक आखिरी सवाल मेरा है, मैंने पिछले 10 साल में देखा है, 2014 का इलेक्शन देखा, 19 का देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में इतनी काबिलियत है कि विपरीत से विपरीत परिस्थिति को अपने पक्ष में कर लेते हैं, वो विपरीत को भी, और बड़े से बड़े दुश्मन को निपटाने में उनको क्षण लगता है। तो आपको लगता है कि ये जो चुनाव है जिसमें कोई लहर नहीं दिख रही है अभी तक, इस पे एक वो लहर पैदा कर देंगे? देखिए, कोई लहर पैदा नहीं होगी, जो जनता का मन है वही होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी हारेगी, लेकिन इन चीजों से अब भेड़िया आया नहीं हो सकता। 2 बार आ गया, तीसरी बार लोगों को पता है कि आप कितना सच और कितना झूठ बोल रहे हो, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। मैं ये भी नहीं कहता कि कांग्रेस बहुत ताकतवर हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस खुद ठीक से खड़ी नहीं है, कांग्रेस की अपनी समस्याएं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी अभी भी नैरेटिव बना रहे हैं कि खुद को विक्टिम बता के रोना शुरू करेंगे। अभी देखना, मंच पे रोएंगे, क्योंकि उनको पूरा उनका अभिनय, उनकी अभिनय की क्षमता जो है वो सीरियल ड्रेसर नहीं है, एकदम तत्कालीन समय के हिसाब से खुद कहानी गढ़ लेते हैं, उसके हिसाब से रोना है कि कुछ करना है, जो भी है। दरअसल ये है कि उन्होंने अपने आसपास एक तिलिस्म बना रखा है जिसमें कोई घुस नहीं सकता, और उस तिलिस्म में वो जो चाहते हैं उसको सच साबित करने की सच बोल देते हैं। उसको उनकी टीम जो है, जो उनके आसपास के लोग हैं। लेकिन आज अगर आप पूछें किसी भी बड़े भाजपा नेता से, हमने आपने अटल जी, अडवाणी जी, राजमाता जोशी जी, तमाम प्यारेलाल खंडेलाल, सुंदरलाल पटवा, कभी किसी के मुंह से इस तरह की भाषा सुनी? कभी नहीं आई। ये देश के राजनीतिक वातावरण में जो जहर घुला है पिछले 10 साल में, ये अब और अगले 45 दिन में और नीचे जाएगा, और इसकी परिणति क्या होगी ये तो वक्त जाने। लेकिन ये जरूर है कि हम एक ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जहां हमारे सामाजिक सद्भाव एकदम ऐसे खतरे में है कि देख के लोग जो हैं एक दूसरे से लड़ने लगेंगे, क्योंकि इसकी कोशिश शीर्ष से की जा रही है। और पिछले 2 बयान इसी का प्रमाण है कि किसी तरह से सामाजिक खाई बढ़े और उसका फायदा मिले, इसके अलावा कोई नहीं है। जो मुद्दे हैं वो कहीं खत्म नहीं होंगे। अगर कौन पूछे कि अगर 80 करोड़ लोग आज 5 किलो अनाज पे हैं और आप 2029 तक दोगे, कहाँ 2 करोड़ रोजगार दे रहे थे? अगर 2 करोड़ रोजगार होते तो 10 साल में 20 करोड़ लोगों होते। 20 करोड़ लोग कम से कम 5 लोग को पालते, तो परिवार पालते। उस पर कोई बात नहीं है कि देश के संसाधनों पर। यह बात अभी आपको क्यों याद आई? 10 साल में आपने क्यों नहीं की? क्योंकि उन्हें पता है कि अब कोई मुद्दा नहीं बचा है, परेशान है लोग, देख रहे हैं, तो कैसे ध्यान हटाएं? फिर अपने पे लाएंगे। कल को ये भी कहेंगे मेरे माँ को गाली दी, मेरे पिता को गाली दी, मेरी जात को गाली दी। और अगर प्रधानमंत्री में नैतिक साहस होता
तो जो सूरत में हुआ है उसकी जांच कराते। चुनाव आयोग तो केंद्रीय चुनाव आयोग मतलब केंचुआ, उससे कोई उम्मीद मत करिए आप। कोई शिकायत करेगा कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि यही सवाल उठाया था जब पिछले विधानसभा चुनाव में मुख्य चुनाव आयोग से ही पूछा था कि जब आपके लेटर में जीओ में लिखा है, जो ऑर्डर है कि जो लोग सेवा वृद्धि या रीएम्प्लॉयमेंट पर हैं वो चुनाव की ड्यूटी में नहीं जुड़ेंगे, तो मध्य प्रदेश का चीफ सेक्रेटरी एक्सटेंशन पर था। सवाल पूछा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करके उठ गए। तो ऐसा केंद्रीय चुनाव आयोग किस काम का? वो वही करेगा जो प्रधानमंत्री चाहते हैं, क्योंकि उनकी पसंद के लोग हैं। और जो पतन शुरू हुआ है शीर्ष से, वो गांव की गली तक पहुंच गया है। इसकी वजह से जो भाईचारा भारत में था वो खतरे में है। और प्रधानमंत्री रहेंगे, हम लोग रहेंगे ना रहेंगे, पर आने वाली पीढ़ियों के लिए जो हम जहर बो रहे हैं वो बहुत घातक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने अरुण दीक्षित जी, वरिष्ठ पत्रकार, आज उन्होंने कुछ तीखी बातें भी की हैं। निश्चित तौर पे बड़ा सब्जेक्ट है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राजगढ़ से प्रत्याशी दिग्विजय सिंह ने ओपन सोशल मीडिया पे लिखा है कि देश के प्रधानमंत्री से बड़ा बेशर्म नहीं देखा। इस तरह के शब्दों पे हमने चर्चा की। हम व्यक्तिगत तौर पर इस तरह के शब्दों के पक्षधर नहीं हैं। किसी भी राजनीतिक दल को मर्यादा में रहना चाहिए। आज हमने समझने की कोशिश की, और अरुण दीक्षित जी तो बड़ा डंके की चोट पे कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह ने कोई गलत नहीं कहा है। जिस तरह का माहौल है और जिस तरह के शब्दों को थोड़ा मड़ोड़ा जा रहा है, उसमें बेशर्म शब्द कोई गाली नहीं है। ये एक तरह से जो मोदी जी कर रहे हैं उसका फल एक तरह से उनको कहा जाए कि उनकी करने का ये फल है कि लोग उनको बेशर्म कह रहे हैं। हम व्यक्तिगत तौर पे इस तरह के शब्दों के हिमायती नहीं हैं। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए वैसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।